इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर के कोलंबस शहर को दिखाया जाता है। यह वक्त 2045 का होता है, जहां अब गरीबी काफी ज्यादा फैल चुकी थी और इंसान कंटेनर में रहने लगे थे। हालांकि यहाँ कुछ चीजें एडवांस थी। पिज्जा ड्रोन की मदद से डिलीवर हुआ करते थे और सभी बच्चे और इंसान वीआर गेम ओएसिस को खेला करते थे, क्योंकि ओएसिस एक मल्टीप्लेयर गेम था जहाँ इंसान दोस्त बनाने के साथ साथ कोई भी अवतार चुन सकते हैं और अपनी मर्जी में जो आए वो कर सकते थे। ओएसिस में बहुत सारे अलग अलग प्लेनेट थे जहाँ इंसान पैसों को भी जीत सकते थे। पैसे जीतने के लिए प्लेनेट डूम एक बहुत ही अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ अक्सर फाइट चलती रहती थी। इसीलिए यहाँ इंसानों के अवतार ज्यादा से ज्यादा किल करके पैसे और वेपन जीत सकते थे। लेकिन अगर वो मारे जाते तो इनका स्कोर 0 हो जाता है और उनके जीते हुए पैसे और उनके गैजेट चले जाते थे। इसीलिए इंसान इस गेम में हारने के बाद बहुत दुखी होते थे और वो कभी कभी तो सुसाइड करने का भी मन बना लेते थे। ओएसिस जेम्स हॉलिडे के दिमाग की एक उपज थी, जिन्हें उन्होंने 2025 में ओगडेन मोरो के साथ मिलकर इसके पहले बिल्ड को जारी किया, जिससे वो दोनों काफी अमीर बन गए। लेकिन कुछ सालों बाद ओगडेन मोरो ने यह कंपनी छोड़ दी और हॉलिडे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के इकलौते मालिक बन गए। सभी लोग उन्हें एक भगवान की तरह पूछते थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को गेम के जरिए जीने का एक नया तरीका दिया। मगर 7 जनवरी 2040 को उनकी डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को बताया कि उन्होंने ओएसिस गेम में एक ईस्टर एग को बनाया है, जिसे उन्होंने कहीं छिपा दिया है। मगर जो भी प्लेयर उस ईस्टर एग को हासिल कर लेगा उसे मेरी कंपनी के $500 बिलियन के स्टॉक विरासत में मिलेंगे और साथ ही पूरा ओएसिस का कंट्रोल भी उसे मिलेगा। मगर उस ईस्टर एग को हासिल करने के लिए 3 चाबियों को हासिल करना होगा, जिसे मेरे गेम के अवतार एनोरक ने बनाई है। उन चाबियों को खुफिया चैलेंजेस को पार करके जीता जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस प्लेयर के पास संकटों से बचने का हुनर होगा वो इन चाबियों को हासिल करके ईस्टर एग तक पहुंच पाएगा। इसीलिए अब सभी प्लेयर उन चाबियों को हासिल करना चाहते हैं। मगर हॉलिडे की मौत को अब 5 साल गुजर गए, लेकिन कोई भी प्लेयर अभी तक एक भी चाबी को हासिल नहीं कर पाया। फिर अब हमें इस कहानी के मेन हीरो वेड को दिखाया जाता है, जो 19 साल का एक लड़का होता है जिसके मॉम डैड की बचपन में ही डेथ हो चुकी थी। इसीलिए अपनी आंटी एलिस के साथ रहता है, मगर उसका लवर उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। इसीलिए वेड क्रैश यार्ड में बनाए अपने एक वेन रूम में आ जाता है, जहाँ ओएसिस को खेला करता था। जैसे ही वो आई के डिवाइस को पहनता है, वो गेम में पहुंच जाता है, जहाँ उसका पार्जिवल नाम का अवतार था। वेड एक रेस को खेलने के लिए पहुंचता है, क्योंकि हॉलिडे ने अपनी पहली चाबी को इस रेस गेम में ही छिपा रखा था। मगर इस रेस के बहुत टफ होने की वजह से आज तक कोई इसे नहीं जीत पाया। इसीलिए बहुत ही कम प्लेयर इस रेस को खेला करते थे। वेड की एक हंटर्स नाम की टीम थी, जिसमें उसके 3 अवतार दोस्त शामिल थे, जिनके नाम एच, डाइटो और शो थे। मगर वेड इन्हें रियल लाइफ में कभी नहीं मिला था। इस रेस में IOI कंपनी के प्लेयर्स भी शामिल थे, जिन्हें सिक्सर्स कहा जाता है। IOI यानी इनोवेटिव ऑनलाइन इंडस्ट्रीज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी, जो ओएसिस के सूट बनाया करती थी। इसीलिए वो कुछ भी करके ये कॉन्टेस्ट जीतना चाहते थे। IOI ने एक सपोर्ट टीम भी बना रखी थी, जो हमेशा हॉलिडे पर रिसर्च करती थी, ताकि वो उन लेवल को पार करने का कोई तरीका खोज सके। IOI का हेड नोलन सोरेंटो था। वेड अपने दोस्त एज के पास पहुंचता है, क्योंकि उसने रेस में उसके लिए आगे की स्पॉट रोक कर रखा था। वेड के पास फ्यूल बहुत कम था, इसीलिए वो लास्ट में चला जाता है, ताकि वो क्रैश कारों से पैसे को कलेक्ट कर सके। अब रेस स्टार्ट होती है और सभी तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। मगर उस रेस में काफी ज्यादा मुश्किलें थी, जिस वजह से बहुत सारे प्लेयर मारे जा रहे थे। वेड उनके कॉइन को कलेक्ट करके फ्यूल ले रहा था, जिससे वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बट आगे जाकर उन पर डायनासोर और गोरिल्ला हमला करने लगते हैं। एज का एक टायर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता और अब सिर्फ वेड और आर्टिमिस नाम की प्लेयर ही बची हुई थी। इसीलिए कॉन्ग द गोरिल्ला वेड पर हमला कर रहा था। वेड उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला था, मगर उससे पहले ही कॉन्ग ब्रिज तोड़ते हुए आगे आ जाता है। इसीलिए वेड को अपनी कार रोकनी पड़ती है। कॉन्ग नीचे छिप जाता है, क्योंकि आर्टिमिस भी उस तरफ आ रही थी।
वेड समझ जाता है कि आर्टिमिस उसे मारने वाली है, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर उसे बाइक से नीचे गिरा देता है और उस बाइक को कोंग अपने हाथ से मसल देता है। आर्टिमिस काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी बाइक टूट चुकी थी। वेड उसे पसंद करता था, इसीलिए उसे कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हारी बाइक को ठीक कर देगा और उसे एज की वर्कशॉप पर ले आता है। एज एक मैकेनिक था, इसीलिए वो बहुत सारी चीजें बनाया करता था और उसने वहाँ एक आयरन जाइंट भी बनाया हुआ था। वेड उसे एज की सभी चीजें दिखाने लगता है, मगर एज उसे ऐसा करने से मना करता है। आर्टिमिस उसे अपनी बाइक सही करने के लिए देती है। फिर वो वेड के साथ बातें करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि हॉलीडे का बहुत बड़ा फैन है। वो उसे पूछती है कि अगर तुम मिस्टर ए को हासिल कर लोगे तो तुम क्या करोगे। वेड बताता है कि रियल वर्ल्ड में मैंने बहुत प्लानिंग कर रखी है, मैं एक बड़ा मेंशन खरीदूंगा और अमीरों की तरह जिंदगी जीऊंगा। तो आर्टिमिस उसे बताती है कि मैं IOI से ओएसिस को बचाना चाहती हूँ, मगर तुमने मुझे लेवल जीतने से रोक लिया। वेड कहता है कि मैंने तुम्हें कोंग की वजह से रोका, क्योंकि कोंग कभी किसी को आगे निकलने नहीं देता, जैसे कोई रूल हो। आर्टिमिस कहती है कि हॉलीडे को रूल बनाने से नफरत थी, तभी एच उसकी बाइक को सही कर देता है, इसीलिए उसे अपने पास रख लेती है और वेड से कहती है कि मैं गेम जीत कर रहूंगी और फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। वेड को समझ नहीं आता कि अगर हॉलीडे को रूल बनाने से नफरत थी तो उन्होंने रूल क्यों बनाए, इसीलिए वो उस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हॉलीडे जर्नल्स टावर में पहुंचता है, जहां हॉलीडे की सभी यादों को रखा हुआ था, जिन्हें कोई भी 3 डायमेंशनल वर्चुअल एक्सपीरियंस में देख सकता था। इसीलिए क्यूरेटर की मदद से हॉलीडे की ऑफिस पार्टी का 2029 का फुटेज देखता है, जिसमें ओगडेन मोरो हॉलीडे से इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि हमें गेम में कुछ रूल बनाने चाहिए ताकि लोग अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी सके, मगर वो ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रूल बनाने से नफरत थी और यही उन्होंने फर्स्ट लेवल को पार करने का क्लू दिया था कि हमें एक बार पीछे जाना चाहिए, जितना तेज हम पेडल पर पैर रखकर जा सकते हैं। वेड को समझ आ जाता है कि उसे रेस जीतने के लिए आगे नहीं बल्कि पीछे जाना होगा, इसीलिए जब नेक्स्ट डे वापस से रेस स्टार्ट होती है तो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। आर्टिमिस भी वेड के पास आती है और उसे परेशान देखकर समझ जाती है कि उसे कुछ पता चला है, इसीलिए वो उससे इस बारे में पूछती है, मगर तभी रेस स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए आगे बढ़ने लगती है, मगर वेड आगे नहीं बढ़ता और फुल स्पीड में पीछे जाने लगता है, जिससे वहाँ एक रास्ता खुलता है और वो नीचे ट्रैक पर आ जाता है, जहाँ से वो आगे बढ़ने लगता है, जिससे उसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता और वेड आसानी से फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है, जिससे वहाँ हॉलीडे का अवतार एनोरक प्रकट होता है, जो वेड को कहते हैं कि तुम इस रेस को फिनिश करने वाले पहले प्लेयर हो, और उसे पहली ब्रोंज की देते हैं, जिसे पाकर वेड बहुत खुश होता है और अब एनोरक उसे दूसरी चाबी को ढूंढने का एक क्लू भी देते हैं। वेड जीतने की वजह से डैशबोर्ड पर पहले नंबर पर आ गया था, जिससे उसके अकाउंट में 1 लाख कॉइन भी ऐड हो गए थे। वेड एज के साथ वेपन खरीदने जाता है, जहाँ वो सबसे पहले होली हैंड ग्रेनेड खरीदता है, फिर एक जेमेकिस क्यूब खरीदता है, जिससे गेम में टाइम को 60 सेकंड तक रिवाइंड किया जा सकता था, और अब आखिर में वो IOI का X1 हेप्टिक बूट सूट खरीदता है, जो रियल वर्ल्ड में उसके पास डिलीवर हो जाता है, जिसे पाकर वेड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यह सूट गेम खेलने का बहुत ही अच्छा अनुभव देता है और इस सूट की मदद से हर एक टच को महसूस किया जा सकता था। वही IO हेड नोलन सोनेटो को जब इस बात का पता चलता है कि किसी प्लेयर ने ईस्टर एग की पहली चाबी को हासिल कर लिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गेम में अपने एक किलर दोस्त आयरोक से मिलने आता है, जिससे वो पारविजल को मारने की सुपारी देता है, क्योंकि गेम में वेड के अवतार का ही नाम था। आयरोक नोलन को बताता है कि पारविजल गेम जीतने की वजह से सुपरस्टार बन गया है, इसीलिए मुझे उसे मारने की 3 गुना कीमत चाहिए। नोलन इसके लिए मान जाता है। अब वेड के दोस्तों को भी पता चल गया था कि पहली लेवल को कैसे पार करना है, इसीलिए वो भी पहली लेवल को पार करके की हासिल कर लेते हैं और इस तरह से उनकी टीम हाई फाइव बन जाती है, जो डैशबोर्ड पर टॉप 5 में थे। वेड एनोरक के सेकंड क्लू को पढ़ता है, जिसकी पहली थी एक क्रिएचर अपनी क्रिएशन से नफरत करता है, एक छिपी हुई की एक छलांग नहीं है, इसीलिए अपने कदम पीछे हटाओ, अपने अतीत से बचो, और आखिरी में जेड की भी तुम्हारे पास होगी। वेड इसे समझ जाता है कि हॉलीडे अपने किसी अतीत से बचने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस बारे में जानने के लिए हॉलीडे जर्नल में पहुंच जाता है, जहां सभी प्लेयर उसे देखकर खुश होते हैं क्योंकि वो गेम जीतने की वजह से एक स्टार बन गया था। सभी उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं, तभी वहाँ एक मास्टर आकर वेड को अपने साथ ले जाता है, मगर वो आर्टिमिस होती है जो वेड को डरा देती है और उसे बताती है कि अगर तुम फेमस हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हें
में सेफ रहने के लिए अपना भेष बदलना होगा और उसे एक सुपरमैन की तरह एक ग्लासेस और सूट पहना देती है। फिर वो क्यूरेट के पास जाकर हॉलिडे और उनके दोस्त ऑगडन मोरो का एक वीडियो देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि सोरेंटो पहले हॉलिडे के पास एक इंटर्न के रूप में काम करता था। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि हॉलिडे किरण नाम की लड़की के साथ डेट पर गए थे जहाँ उन्होंने साथ में मूवी देखी थी और किरण डांस करना चाहती थी। आर्टिमिस कहती है कि किरण अंडरवुड तो ऑगडन मोरो की वाइफ थी। वेड उसे बताता है कि बहुत पुरानी बात है जब किरण और मोरो की शादी नहीं हुई थी, मगर हॉलिडे उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए जिससे वो इतने दुखी हुए कि किरण का नाम हॉलिडे जर्नल्स में और कहीं नहीं है। क्यूरेट कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उन दोनों की जिंदगी का अहम हिस्सा थी। तो वेड उसे कहता है कि मैं अपने सारे कॉइन की तुम्हारे साथ बेट लगा सकता हूँ कि हमने अभी जो फुटेज देखी उसके अलावा हॉलिडे ने किरण का नाम कभी नहीं लिया। क्यूरेट अपनी फाइल्स में किरण अंडरवुड का नाम सर्च करता है मगर उसे वेड के बताए हुए वीडियो के अलावा किरण का और कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। वेड आर्टिमिस को बताता है कि हॉलिडे ने जानबूझकर इस वीडियो के अलावा वेड के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए क्योंकि जरूर इसमें ही दूसरी चाबी का राज छुपा होगा। क्यूरेट वेड को बताता है कि तुम सही थे, मैं बेट हार गया और उसे एक कॉइन देता है। आर्टिमिस वेड को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम मुझे डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब के डांस क्लब में रात 10 बजे आकर मिलना और वो वहाँ से चली जाती है। क्यूरेट कहता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है। रात को वेड तैयार होकर डांस क्लब में पहुंच जाता है जहाँ लोग पारविजल यानी वेड को देखकर उसके साथ फोटो क्लिक करने लगते हैं और एक लेडी आयरो को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि वेड यहाँ क्लब में मौजूद है। तभी वहाँ आर्टिमिस आ जाती है जिसने काफी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी। वेड उसकी तारीफ करता है। तभी वहाँ आयरोक भी आ जाता है जो उन दोनों की बातों को सुनने लगता है। आर्टिमिस वेड को बताती है कि हॉलिडे ने गेम में ये डांस क्लब किरण के लिए बनाया था क्योंकि उसे डांस बहुत पसंद था। फिर वो दोनों साथ में डांस करने लग जाते हैं। वेड आर्टिमिस को कहता है कि मैं सोच रहा था शायद ये अच्छा होता अगर हम रियल वर्ल्ड में मिलते। आर्टिमिस कहती है कि तुम निराश हो जाओगे और तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। वेड उसे कहता है कि चाहे तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा असली नाम जानना चाहता हूँ। पर वो हंसने लगती है। वेड उसे अपना असली नाम बता देता है कि मैं वेड वाटर्स हूँ। आयरोक भी ये सुन लेता है। आर्टिमिस उस पर गुस्सा करती है कि हम यहाँ किसी को अपना नाम नहीं बताते, इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ आयरोक के मैसेज की वजह से IOI की आर्मी वेड पर हमला करने के लिए आ जाती है। आर्टिमिस वेड को बचाने लगती है मगर आयरोक भी उन पर हमला कर देता है जिससे वो दूर गिर जाते हैं और अब उन्हें बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता। इसीलिए वेड अपना खरीदा हुआ जेम एक्स क्यूब का इस्तेमाल करता है जिससे टाइम 60 सेकंड पीछे होने लगता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आर्टिमिस वेड पर गुस्सा करती है कि यह कोई गेम नहीं है, मैं IOI को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इनकी वजह से लोगों की जानों को खतरा हो रहा है और मेरे डेड की मौत IOI लॉयल्टी सेंटर में हुई थी क्योंकि उन्होंने IOI से गियर उधार लिए थे और अपना कर्जा नहीं चुका पाए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो IOI को खत्म कर देंगे, पर वो ऐसा कभी नहीं कर पाए और बीमार होने की वजह से मारे गए। और अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है और वहाँ से चली जाती है। वेड अपने गियर को उतार देता है और बहुत दुखी होता है। वहीं आयरोक सोरेंटो को वेड की रियल वर्ल्ड की पहचान बता देता है कि अवतार पारविजल का असली नाम वेड वाटर्स है। इसीलिए वो वेड के ग्लासेस से उसे कॉन्टेक्ट करता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वेड जैसे ही उस डिवाइस को पहनता है तो वेड अपने अवतार में सोरेंटो के ऑफिस में पहुंच जाता है जहां वो एक होलोग्राम की फॉर्म में था। वेड सोरेंटो कहता है कि तुम्हारी प्लेइंग रिंग बहुत अच्छी है। तो सोरेंटो से बताता है कि अगर तुम भी हमारे साथ IOI में काम करोगे तो मैं तुम्हें भी ऐसी रिंग दे सकता हूँ। साथ ही तुम्हें कोलंबस में एक अपार्टमेंट और IOI के सारे गैजेट भी मिलेंगे। वेड उस रिंग पर सोरेंटो की रिंग के पासवर्ड को देख लेता है। सोरेंटो से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए उन तीनों चाबियों को हासिल करना होगा और मुझे वो ईस्टर एग चाहिए, उसके बदले मैं तुम्हें $25 मिलियन दूंगा। वेड इतने सारे पैसे के ऑफर की वजह से सोच में पड़ जाता है मगर वो सोरेंटो का साथ देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसके इरादे नेक नहीं है और वो ओएसिस को अपने कब्जे में लेना चाहता है जिससे वो सभी लोगों को कंट्रोल करेगा। सोरेंटो से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो भी मैं उस ईस्टर एग को हासिल करके रहूंगा क्योंकि तुम अब जिंदा नहीं रहोगे। मुझे पता है कि तुम यूनिट 56K में रहते हो। वेड इससे परेशान हो जाता है और अपनी आंटी एलिस को बचाने के लिए घर की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो इस वक्त अपनी ट्रेश यार्ड वाली वैन में था। सोरेंटो के ड्रोन
एलिस के अपार्टमेंट के साथ सारे कंटेनर को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और वेड के सामने ही वो सारे कंटेनर ब्लास्ट हो जाते हैं। वेड इससे काफी दुखी होता है और वापस अपनी वेन में आ जाता है, जहाँ डाइटो, शो और आर्टिमिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कोई आदमी उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और उसे आर्टिमिस के पास ले जाता है और उसे बताती है कि मेरा असली नाम समांथा है और मेरे अवतार का नाम ही आर्टिमिस है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। समांथा के फेस पर एक बर्थ मार्क था जिसे वो छिपा रही थी। वेड उसे कहता है कि मैं इससे बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। वेड को बाहर की आवाज से एहसास होता है कि हम गेम की वजह से अपनी रियल लाइफ भूल गए और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी समांथा को हॉलीडे का दूसरा क्लू समझ आ जाता है और वो दोनों गेम में जाने के लिए सूट पहन लेते हैं और वेड को बताती है कि हॉलीडे केरन से प्यार करता था और जब वो उसके साथ फिल्म देखने गए तो उनके पास उसे किस करने का मौका था, मगर उन्होंने वो गवा दिया और अब वो समझ जाते हैं कि हमें उस मूवी के डे में जाना होगा जब हॉलीडे और केरन साथ में मूवी देखने गए थे ताकि उन्हें दूसरी चाबी मिल सके। वेड उसे की लिस्ट दिखाता है जो हॉलीडे ने देखी थी और वो बहुत सारी थी जिससे समांथा को कुछ समझ नहीं आता। तो वेड उसे कहता है कि हमें हॉलीडे के क्लू को याद रखना चाहिए कि एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन से नफरत करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो द शाइनिंग हॉरर फिल्म देखने गए होंगे क्योंकि स्टीफन किंग की बुक पर आधारित थी, मगर वो इस फिल्म से नफरत करते थे और अब क्रिएटर उन्हें उस सिनेमा हॉल में छोड़ देता है जहाँ हॉलीडे मूवी देखने गए थे और उन्हें एक टाइपराइटर से पता चलता है कि उनके पास चाबी ढूंढने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। एज को वहाँ 2 गर्ल दिखाई देती है, इसलिए उनके पीछे जाता है, मगर वहाँ लिफ्ट से बहुत सारा रेड ब्लड निकलने लगता है जिससे एज बहता हुआ जाने लगता है। वो हॉलीडे की एक फोटो को पकड़ लेता है मगर वो फट जाती है। फिर जब वो आगे जाता है तो उसका कुछ ज़ॉम्बी से सामना होता है जो उस पर हमला करने लग जाते हैं, मगर वो किसी तरह खुद को बचा लेता है और आर्टिमिस और वेड उसे बाहर निकाल लेते हैं। एच उन्हें केरन और हॉलीडे की फोटो दिखाता है जिससे समांथा को समझ आ जाता है कि हॉलीडे हॉरर मूवी से नहीं बल्कि किसी लड़की को किस करने से डरता था और तभी उसे सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस रूम में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज डांस कर रहे होते हैं जिनमें उन्हें केरन भी नजर आती है और अब समांथा उन ज़ॉम्बी से होती हुई केरन के पास पहुंच जाती है और उसे डांस करने को कहती है। तभी वो जगह बदल जाती है और वहाँ हॉलीडे का अवतार एनोरक प्रकट होता है जो उसे जेट की देते हैं और अब उन्होंने लेवल 2 को भी पार कर लिया था और समांथा को वहाँ लेवल 3 का भी क्लू मिलता है। वहीं अब सोरेंटो को भी पता चल जाता है कि वेड अभी भी जिंदा है, इसीलिए अपनी साथी फिनाले को उसे मारने के लिए लगा देता है। फिनाले को समांथा के उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसने वेड को किडनैप किया था और उसे अपने IOI ड्रोन की मदद से ढूंढ लेती है और अब वो अपने ड्रोन और सैनिकों के साथ समांथा के अंडे पर हमला कर देते हैं। समांथा वेड को लेकर वहाँ से भागने लगती है और उसे एक खुफिया गेट से बाहर निकाल देती है, मगर वो खुद IOI के आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक जाती है जिससे वो लोग समांथा को पकड़ लेते हैं। फिनाले उसे कहती है कि तुम पर तुम्हारे पिता का बहुत सारा कर्जा है, इसीलिए तुम्हें IOI लॉयल्टी सेंटर में भेजा जाएगा। वहीं वेड एक खुफिया रास्ते से गली में बाहर निकल जाता है जहाँ एक लड़का उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मैं ही एच हूँ और वो उसे अपने साथ अपनी वेन के पास लेकर जाता है, मगर वहाँ IOI ड्रोन उसकी वेन को चेक कर रहा था और उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़का आकर उस ड्रोन को तोड़ देता है और वो वेड को बताता है कि मैं डाइटो हूँ और मेरा असली नाम तोशिरो है और हमें समांथा का मैसेज मिला था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेने के लिए आ गए। और IOI को हॉलीडे के तीसरे चैलेंज के बारे में भी पता चल गया है। अब वो वहाँ से वेन से निकल जाते हैं। फिनाले भी उन्हें वहाँ से जाते हुए देख लेती है। वेड को वहाँ वेन में शो भी दिखाई देता है जो 11 साल का लड़का था और उसका असली नाम जो था। वेड एच को बताता है कि हमें समांथा को बचाना होगा, तो एच उसे कहता है कि तुम सोरेंटो की रिंग को देख चुके हो और उसके पासवर्ड को भी जानते हो, इसलिए हम उसे चेक कर सकते हैं। वही हम समांथा को देखते हैं जिसे बाकी कर्जदार के साथ लॉयल्टी पॉइंट में बंद किया हुआ था और उसे ओएसिस गेम की जेल में काम करवाया जा रहा था। वो अपने हेलमेट को उतारने की कोशिश करती है मगर वो लोग था। वही हम सोरेंटो को एक केसल में देखते हैं जहाँ एक IOI ऑफिसर सोरेंटो के अवतार को बताता है कि यहाँ जो अटारी 2600 वीडियो गेम है वो हॉलीडे का तीसरा चैलेंज है, इसीलिए हमारे सभी प्लेयर इस गेम को जीतने में लगे हुए हैं। मगर वहाँ मौजूद बर्फ 1 मिनट में टूट जाती है जिससे सभी प्लेयर मारे जा रहे थे। सोरेंटो वहाँ आयरो को बुला लेता है। वो अपने साथ ओसुबोसोप को लेकर आया था। वो एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना सकता था। आयरो उसे मंत्रों की मदद से एक्टिवेट
कर देता है, जिससे उस केसल के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। वहीं वेड और उसके दोस्त सोरेंटो की रिंग को हैक कर लेते हैं, जिससे उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसके सामने रियल में खड़े हों और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और पूछते हैं कि समांता कहाँ है। तो उसे उस रॉयल्टी पोर्ट का नंबर बता देता है जिसमें समांता मौजूद थी और अब वो समांता से कांटेक्ट कर लेते हैं। वेड समांता को बताता है डूम के एक केसल में है और उन्होंने बाकी सभी को प्लेनेट डूम पर पहुंचने से रोकने के लिए एक फोर्स फील्ड से उस केसल को कवर कर लिया है और उस ऑर्ब को सिर्फ अंदर से ही बंद किया जा सकता है। वेड उसे कहता है कि हमें पहले तुम्हें सेल से बाहर निकालना होगा और उसे बताता है कि उस सेल में ऊपर की तरफ एक लीवर है। समांता उस लीवर के कवर को हटा देती है और उसे ऑफ कर देती है, जिससे उसका हेलमेट और हथकड़ियां खुल जाती है। वहीं सोरेंटो को भी रिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि यह सब एक भ्रम है, इसीलिए वो अपने ग्लासेस को हटा देता है और अब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिनाले के पास जाता है और वो देखता है कि समांता वहां से भाग गई है, इसीलिए उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि ढूंढो। वहीं समांता भागी नहीं थी बल्कि वो आईओआई की ड्रेस में सोरेंटो के रिग में पहुंच जाती है, जहां से वो ओसुबॉक्स ऑर्ब के स्पेल के बारे में बात कर लेती है जिससे उसे बंद किया जा रहा था। वहीं वेड भी डूम प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहां से वो ओएसिस के सभी प्लेयर को लाइव आकर बताता है कि मैं पार्जुअल हूँ जिसने फर्स्ट की को सबसे पहले प्राप्त किया था, पर हमारा फ्यूचर खतरे में है क्योंकि आईओआई ने हॉलीडे के कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए सभी हदों को पार कर दिया है और आईओआई ओएसिस पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए हम सभी को साथ मिलकर उसे रोकना होगा क्योंकि सोरेंटो को लगता है कि हम उसके खिलाफ जंग नहीं कर सकते। ओएसिस के सभी प्लेयर डूम प्लेनेट पर वेड की मदद करने के लिए आने लगते हैं और एच ने भी अपने आयरन जायंट सूट को एक्टिवेट कर लिया था। वहीं सोरेंटो भी अपने रिंग में आता है, मगर उससे पहले ही वहां से समांता निकल जाती है और वो बाहर सिक्सर्स के साथ ही डिवाइस से जुड़ जाती है, जिससे वो भी उस शील्ड के अंदर सिक्सर्स टीम के पास पहुंच जाती है और वो उस ऑर्ब को बंद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वही सोरेंटो भी वापस ओएसिस में पहुंच जाता है, जो वेड की सेना को देखकर डर जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि वेड ने सभी प्लेयर को हमारे खिलाफ कर दिया। वेड अपने सभी साथियों के साथ उस फोर्स फील्ड पर हमला करने लग जाता है, मगर वो फील्ड अनब्रेकेबल थी इसीलिए वो नहीं टूटती। वही समांता उस ऑर्ब के नजदीक पहुंच जाती है, मगर वहाँ गार्ड मौजूद था, इसीलिए वो अपने एक ड्रोन बोट को उस ऑर्ब के पास भेजती है और उससे वो स्पेल बोलती है, जिससे वो फोर्स फील्ड हट जाती है और अब सभी तेजी से उस तीसरी चाबी को पाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। आईओआई के सोल्जर और रोबोट उन्हें रोकने आते हैं, जिससे उन सभी के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है। समांता भी वेड के पास पहुंच जाती है, तभी सोरेंटो भी उन्हें रोकने के लिए अपने मेगा गॉडजिला रोबोट को एक्टिवेट कर लेता है, जो आयरन जायंट को भी जला देता है, जिससे एज बहुत कमजोर पड़ जाता है। अब डाई तो खुद को एक जायंट रोबोट में बदलकर गॉडजिला से फाइट करने लगता है, मगर वो भी उससे नहीं जीत पाता और उसका सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिससे गॉडजिला उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे जलाकर खत्म कर देता है, जिससे डाइटो वापस से शून्य हो जाता है। तभी आयरन जायंट और समांता मिलकर वापस से गॉडजिला पर हमला कर देते हैं। समांता गॉडजिला में मौजूद सोरेंटो के पास एक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे गॉडजिला पूरा ब्लास्ट हो जाता है। वेड शो के साथ केसल की तरफ बढ़ने लगती है, मगर आयरो केसल के ब्रिज को तोड़ देता है, मगर तभी आयरोक आकर उन्हें दूसरी साइड पर भेजने लगता है, लेकिन शो आयरोक पर हमला करके उसका एक हाथ काट देता है और वो दूसरी तरफ आ जाते हैं, मगर आयरन जायंट नीचे लावे में गिरकर खत्म हो जाता है। वहीं सोरेंटो को पता चल जाता है कि समांता उसके लोगों में ही छिपी हुई है, इसीलिए उसे ढूंढने लगता है। वेड को भी ये बात पता थी, इसीलिए वो उसे आईओआई से निकलने को कहता है, मगर वो नहीं सुनती, तो वेड उसके अवतार को खत्म कर देता है, जिससे वो आईओआई से बाहर निकल जाती है और बाहर उसे एच और डाइटो अपनी वेन में ले लेते हैं। वहीं वेड और शो पर आईओआई के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन वेड उन पर हैंड ग्रेनेड का यूज करके सभी को खत्म कर देता है और वो उस गेम मशीन के पास पहुंचता है जहां उन्हें गेम खेलना था। वो देखते हैं कि वहां एक आईओआई सोल्जर खेल रहा था और वो जैसे जीता है वो भी बर्फ में गिर जाता है, जिससे वेड को समझ आता है कि इस गेम को जीतना नहीं है बल्कि हमें एडवेंचर करना है, क्योंकि हॉलीडे ने कहा था कि वो चाबी अदृश्य है और वो किसी डार्क रूम में छिपी हुई है। वेड कहता है कि हमें गेम में उसे ढूंढना होगा और वो उस गेम को खेलने लगता है, मगर तभी वहाँ सोरेंटो आयरो के साथ आ जाता है और वो शो को पकड़ लेते हैं। सोरेंटो वेड को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा
वेड कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आयरोक सोरेंटो को कैटाक्लिस्ट वेपन देता है जिससे ओएसिस के सभी अवतार को मिटाया जा सकता था। इसीलिए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि हॉलीडे का ये कंपटीशन तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वेड उसे कहता है कि मैं ओएसिस का फ्यूचर कभी तुम्हारे हाथ में नहीं आने दूंगा। तो सोरेंटो उस कैटाक्लिस्ट वेपन को एक्टिवेट करने लगता है। वेड उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और अब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और वेड सोरेंटो को दूर फेंक देता है, मगर वो उस कैटाक्लिस्ट वेपन के पास जाकर गिरता है जिससे अब वो उसे एक्टिवेट कर देता है। वेड उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं रोक पाता और अब कैटाक्लिस्ट वेपन की वजह से एक बहुत बड़ी लहर उठती है और ओएसिस के सभी अवतार को खत्म कर देती है, जिससे अब ओएसिस में कोई भी प्लेयर एक्टिवेट नहीं रहता और टॉप 5 में से भी पार्जियल और उनकी टीम के नाम हट जाते हैं। लेकिन तभी पार्जियल वापस से जिंदा हो जाता है और ये सब क्यूरेटर के बेट जीतने पर दिए कॉइन की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसे एक एक्स्ट्रा लाइफ दी थी। सोरेंटो इससे परेशान हो जाता है। वहीं फिनाले एज की वेन को ट्रैक कर लेती है और वो सोरेंटो को इस बारे में बता देती है, इसलिए उन्हें मारने के लिए अपना ट्रक लेकर निकल जाता है। वहीं सभी प्लेयर अभी भी वेड को देख रहे होते हैं क्योंकि वहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। वेड गेम को एक एडवेंचर की तरह खेलता है और एक डार्क रूम पहुंचकर उस गेम को जीत लेता है, जिससे वहाँ एनोरोक प्रकट होते हैं जो उसे तीसरी की देते हैं और अब वेड के सामने एक डोर आ जाता है जिसमें उसे हासिल की हुई तीनों चाबियों को लगाना था। लेकिन तभी सोरेंटो उनकी वेन पर हमला करने लगता है जिससे वेड को चाबियां लगाने में दिक्कत हो रही थी, मगर फिर भी वो किसी तरह उन तीनों की को डोर में लगा देता है और वो ईस्टर एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ एनोरक उसे कहते हैं कि तुम्हें अब ओएसिस के पेपर पर साइन करना होगा और ये ओएसिस तुम्हारा होगा और उसे पेन देते हैं। वेड जैसे ही उस पेपर पर साइन करने लगता है तभी उसे याद आता है कि उसका एक टेस्ट है, क्योंकि हॉलीडे ने भी मोरो के साथ कॉन्टेक्ट करके यही गलती की थी। वो अकेले ओएसिस के मालिक बने थे और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए उन्हें कहता है कि आपने जो गलती की वो मैं नहीं करूंगा। एनोरक इससे खुश होते हैं कि वेड ने उनका टेस्ट पास कर लिया और अब हॉलीडे अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो जगह भी उनके घर में बदल जाती है जहाँ पले बड़े थे। हॉलीडे उसे ओएसिस को ऑफ करने का एक स्विच भी दिखाते हैं जिससे ओएसिस को कभी भी बंद किया जा सकता था। फिर उसे बताते हैं कि मैंने ओएसिस को इसलिए बनाया क्योंकि मुझे रियल वर्ल्ड में कभी घर जैसा महसूस नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ कैसी दोस्ती करनी है, इसीलिए मैं डर गया और मेरा पूरा जीवन ओएसिस में ही समाप्त हो गया और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे और उसे ईस्टर एग देते हैं। तभी रियल वर्ल्ड में सोरेंटो एज की वेन को हिट कर देता है जिससे उनकी वेन रुक जाती है और सोरेंटो वेड पर गन पॉइंट कर देता है, मगर वो देखता है कि वेड को ईस्टर एग मिल चुका है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो सोरेंटो को अरेस्ट कर लेती है। वेड भी अब अपने ग्लासेस निकाल देता है और समानता को किस कर लेता है क्योंकि हॉलीडे की तरह गलती नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ ओगडेन मोरो भी वेड से मिलने आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो शॉक्ड जाते हैं। मोरो वेड को बताते हैं कि अब से तुम ही ओएसिस के मालिक हो और उसे पेपर पर साइन करने को कहते हैं। वेड कहता है कि मैं इस ओएसिस को अपने सभी दोस्तों के साथ बांटना चाहता हूँ और हम पांचों ही इसके मेंबर रहेंगे। मोरो भी उसके इस फैसले से खुश होते हैं और अब सभी बहुत खुश थे क्योंकि वो सभी लोगों के हीरो बन चुके थे। वेड मोरो से पूछता है कि आपने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढा, तो उसे एक कॉइन देते हैं जिससे वेड समझ जाता है कि मोरो ही क्यूरेटर थे और अब वो भी उनके साथ ओएसिस में काम करने को तैयार थे ताकि उसे अच्छे से चला पाए। और अब IOI कंपनी बंद हो चुकी थी और ना ही अब कोई रॉयल्टी सेंटर था जहाँ प्लेयर्स को कैद किया जाए और साथ ही वेड और उसके साथियों ने ट्यूसडे और थर्सडे को ओएसिस को बंद करने की घोषणा की ताकि सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी सके। वेड और समाता भी अब साथ में रहने लग गए थे और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।